एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने हैं SSS यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सिस्टम एंड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड डेली ह्यूमन एक्टिविटीज। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, या किसी भी काम को करने की ताकत ही एनर्जी है। एनर्जी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री चलाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में, डेली लाइफ में एनर्जी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे एनर्जी सिस्टम क्या होता है। एनर्जी सिस्टम वो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी सोर्स से आती है, कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है और कैसे वो यूज़र तक पहुँचती हैं। So the main component of energy systems are energy resources, source of energy, energy conversion system, power plant engines, transmission and distribution system, end user sector, home, industry and transport. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनर्जी का सोर्स क्या है, कन्वर्ट कैसे हो रही है एनर्जी, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है और आखिरी में यूज़र तक वो कैसे पहुँचती है। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि कोल है। अब कोल से एनर्जी कन्वर्ट हुई थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट से वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिसिटी से वो कहाँ तक पहुँची, घरों में पहुँची और इंडस्ट्रीज़ में पहुँची। तो ये पूरा एक साइकिल है कि पहले कोल से फिर थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी से फिर होम से इंडस्ट्री में। तो ये पूरा सिस्टम है एनर्जी कंपोनेंट का ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी रिसोर्स क्या होता है। एनर्जी रिसोर्स नेचुरल सोर्स होते हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी रिसोर्स आर नेचुरल सोर्स फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में आता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, टाइडल वेव। ठीक है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स। ये लिमिटेड होते हैं और ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। एन एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम इंश्योर, एक अच्छा एनर्जी सिस्टम क्या इंश्योर करता है, मिनिमम एनर्जी लॉस हो, कम से कम एनर्जी लॉस हो और रिलेबल एनर्जी सप्लाई रहे और रिड्यूस इन्वायरमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़े। तो ये हमारा एनर्जी रिसोर्स था। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट एंड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। एनर्जी हमने देखा कि किसी भी काम को में जो ताकत लग रही है वो हमारी एनर्जी है, बिना एनर्जी के हम कुछ कर नहीं सकते। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होती है भाई। सस्टेनेबिलिटी का एनर्जी में मीन्स क्या है। सस्टेनेबिलिटी ही मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंपेरिजिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब अब ये है कि आज की नीड्स को पूरा करना लेकिन फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, ये होती है सस्टेनेबिलिटी। 3 पिलर्स को हम ध्यान में रखते हैं सस्टेनेबिलिटी के। फर्स्ट पिलर होता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मिनिमम पोल्यूशन होना चाहिए। और सोशल सस्टेनेबिलिटी, ये एक्सेस टू एनर्जी फॉर ऑल, सबको एनर्जी का एक्सेस मिलना चाहिए। तो ये 3 पिलर्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी के। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, एयर पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन करता है, लैंड डिग्रेडेशन करता है, क्लाइमेट चेंज करता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसलिए क्लीन एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा था एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। अब ओवरव्यू ऑफ एनर्जी सिस्टम का हम ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले आता है एनर्जी सोर्स क्या होते हैं एनर्जी के। प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी, वही जिसे हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। प्राइमरी एनर्जी में आते हैं कोल, कर्ड ऑयल, सनलाइट और सेकेंड में आता है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन। ठीक है। आता है एनर्जी ट्रांसमिशन। एनर्जी ट्रांसमिशन क्या है। एनर्जी ट्रांसमिशन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल दिया है इसमें केमिकल से थर्मल में, फिर थर्मल से मैकेनिकल में, मैकेनिकल से देन इलेक्ट्रिकल में। तो केमिकल से वो थर्मल जाता है जिसमें कोल बर्न होता है, थर्मल से फिर मैकेनिकल में जाता है, स्टीम टरबाइन में होता है, फिर मैकेनिकल से वो इलेक्ट्रिकल में जाता है और फिर वो जनरेटर में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
अब एनर्जी इफिशिएंसी क्या होती है? इफिशिएंसी इक्वल टू होता है यूजफुल आउटपुट एंड इनपुट एनर्जी। जो यूजफुल आउटपुट है उसे इनपुट एनर्जी मिलना ही हमारी इफिशिएंसी है। जितनी ज़्यादा इफिशिएंसी उतना कम फ्यूल और उतना कम पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमारा एनर्जी सिस्टम था। अब एनर्जी स्टोरेज कैसे हेल्प करता है, कैसे हम एनर्जी स्टोरेज का यूज़ होता है? सप्लाइड डिमांड बैलेंस करने के लिए, एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करने के लिए, सिस्टम रिलेबल बनाने के लिए। ठीक, फॉसिल फ्यूल आते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल का पास्ट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या रोल है? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम द बेयर एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड animals over millions of years under high pressure and temperature. Major fossil fuels coal, petroleum, natural gases. ठीक है, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस करोड़ों साल पहले बने थे। कैसे बने थे? करोड़ों साल पहले पुराने टाइम में प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के अंदर दब गए और ऑक्सीजन कम थी, ज़्यादा प्रेशर और हीट मिली, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गए, प्लांट कोल्स में हो गए, मरीन ऑर्गेनिज्म ऑयल्स और नेचुरल गैसेस में हो गए, इसलिए इन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब ह्यूमन हिस्ट्री में इसका क्या रोल रहा है? पहले फॉसिल फ्यूल्स कोल, पहले ह्यूमन्स लकड़ी जलाते थे, जैसे पोल्यूशन बढ़ता था और कोल यूज़ होना शुरू हुआ, फिर कोल का यूज़ होना शुरू हुआ। कोल यूज़ होते थे हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। उस टाइम पे पोल्यूशन का आइडिया नहीं था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18th और 19th सेंचुरी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही से फॉसिल फ्यूल्स का गोल्डन टाइम स्टार्ट होता है। कोल का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। कोल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकबोन था। यूज़ हुआ स्टीम इंजन्स में, रेलवेज़ में, अर्ली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, टेक्सटाइल मिल्स में, ट्रेन्स में, स्टीम लोकोमोटिव्स में। स्टीम इंजन का काम क्या था? कोल जलाओ, पानी गर्म करो, स्टीम करो, फिर मशीन चलती थी। इससे मास प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ, सिटीज़ डेवलप हुई और इकोनॉमी की फास्ट ग्रोथ हुई। ट्रांसपोर्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ? पहले स्टीम ट्रेन्स कोल से चलती थी, फिर शिप कोल पावर्ड शिप में भी कोल का यूज़ था। कोल ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को पॉसिबल बनाया और ट्रेड इंक्रीज करा। अब आती है इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत 19th से 20th सेंचुरी के बाद में। पहले इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड पावर प्लांट से बनी। प्रोसेस हुआ कि कोल हीट और कोल, फिर उसको हीट, फिर स्टीम, फिर टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी। इससे सिटीज़ में लाइट आई, इंडस्ट्री और ग्रोथ हुई। ठीक है, ये कोल का रोल था। अब ऑयल का इसमें क्या रोल है? कैसे? ये 20th सेंचुरी के बाद आया, मतलब कोल के बाद फिर ऑयल आया। ऑयल क्या करा? जैसे ही इंटरनल कम्बस्टन इंजन इन्वेंट हुआ, हाँ, ऑयल पेट्रोलियम इम्पोर्टेंट हो गया। ऑयल यूज़ हुआ कार्स में, ट्रक्स में, एरोप्लेन में, शिप्स में। इससे पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हुआ और ग्लोबल ट्रेड बढ़ा। 20th सेंचुरी को बोलते हैं एज ऑफ ऑयल। सबसे ज़्यादा ऑयल का यूज़ हुआ था, इसलिए इसे एज ऑफ ऑयल बोला जाता है। नेचुरल गैस का पास में क्या था? यूज़ था। नेचुरल गैस पहले वेस्ट समझा जाता था, ऑयल एक्सट्रैक्शन के टाइम जला दिया जाता था। बाद में समझा गया कि ये क्लीन फॉसिल फ्यूल है, यूज़ होता है कुकिंग, हीटिंग, पावर जनरेशन के लिए। फॉसिल फ्यूल एनेबल करता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अर्बनाइजेशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता था पास्ट टाइम में कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वॉज लार्जली इग्नोर्ड इन द पास्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है वो पास्ट में इग्नोर कर दिया गया था। अब ये पूरा फॉसिल फ्यूल का रोल था पास्ट में। अब फॉसिल फ्यूल का प्रेजेंट में क्या रोल था भैया? अब हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल का प्रेजेंट में क्या रोल था, मतलब क्या रोल है, सॉरी। आज के टाइम में फॉसिल फ्यूल्स का रोल ये है कि आज भी दुनिया में मैक्सिमम एनर्जी डिमांड फॉसिल फ्यूल से ही पूरी होती है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस अभी भी है। इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्री में, कुकिंग का मेजर सोर्स है। कोल प्रेजेंट में कहाँ यूज़ होता है? कोल आज भी थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये स्टील इंडस्ट्री में आयरन स्टील बनाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। इंडिया या जैसे डेवलपिंग कंट्री में कोल प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है। प्रॉब्लम हाई एयर पोल्यूशन,
कार्बन इमिशन है, हेल्थ इश्यूज होते हैं इसलिए कोल टेक्नोलॉजी, कोल गैसिफिकेशन पे काम हो रहा है। ऑयल का क्या यूज़ है प्रेजेंट में? सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ है? ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ कार, बसेस और एरोप्लेन, शिप्स में यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। आज की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट के बिना चल ही नहीं सकती, इसलिए ऑयल अभी भी अनअवॉइडेबल है। ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि ऑयल प्राइस इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिटिक्स चलती है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल गैस का प्रेजेंट में क्या रोल है। नेचुरल गैस को बोला जाता है क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल गैस प्रिफर्ड ड्यू टू हाई एफिशिएंसी, लो और इमिशन कंपेयर टू कोल एंड ऑयल। जो नेचुरल गैस है वो कोयल और ऑयल कंपेरिजन में कम पोल्यूशन करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट यूज, कोल गैसिफिकेशन यूज़ हो रहा है, ऑयल एक्सटेंशन फ्रॉम शेल एंड ऑयल सैंड, कंबाइन साइकिल गैस पावर प्लांट। मेजर चैलेंजेस है एयर पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, क्लाइमेट चेंज और डेप्लीकेशन फॉर रिजर्वर्स हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न प्रेजेंट में ये थे कि आज फॉसिल फ्यूल्स क्लाइमेट चेंज का मेजर रीज़न है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सिटीज़ में स्मोक्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसलिए स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है। ट्रांजिशन फेज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिशन फेज प्रेजेंट टाइम को बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन फेज, मतलब फॉसिल फ्यूल्स अभी भी यूज़ हो रहे हैं पर ग्रेजुअली सोलर, विंड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फॉसिल फ्यूल का प्रेजेंट में रोल अभी जो चल रहा है। फॉसिल फ्यूल इन फ्यूचर, फॉसिल फ्यूल आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ग्रेजुअली ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी, डिजाइनिंग, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट ग्लोबल पॉलिसी टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कार्बन फुटप्रिंट, शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, electric vehicle, hydrogen energy, fossil fuels will be used in the future as backup energy source. Industrial alternatives are limited. Future focus area cleaner, fossil fuel technology, carbon capture, storage, improve efficiency. अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल कम होगा लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं होगा। दुनिया का फोकस क्लाइमेट चेंज और कंट्रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है। कोल इन फ्यूचर, कोल का फ्यूचर हर सबसे वीक है। ये फ्यूचर में कोल का यूज़ बहुत कम हो जाएगा। रीज़न सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, कार्बन इमिशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोल पावर प्लांट बंद कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री अल्टरनेटिव आने तक लिमिटेड है। सिर्फ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी ही यूज़ के साथ ही बचेगा। और ऑयल पेट्रोलियम इन द फ्यूचर, ट्रांसपोर्ट में बड़ा चेंज आएगा। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स यूज़ होंगे। पेट्रोल एंड डीजल की डिमांड घटेगी। ऑयल फिर भी यूज़ होगा एविएशन, प्लेन्स में, शिपिंग में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ऑयल महंगा होगा, रिजर्व लिमिटेड है। नेचुरल गैस इन फ्यूचर, नेचुरल गैस का फ्यूचर में कम्प्लीटली बेटर है क्योंकि कोल से क्लीन है, फ्लेक्सिबल पावर जनरेशन है, यूज़ होगा ट्रांजिशन में फ्यूल के रूप में, रिन्यूएबल एनर्जी के बैकअप के लिए। नेचुरल गैस रिन्यूएबल के साथ को एग्जिस्ट करेगा। फॉसिल फ्यूल्स वर्सेस रिन्यूएबल, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एनर्जी फ्यूचर में एनर्जी मिक्स है एक टाइप का। रिन्यूएबल सोलर और विंड है, मेजर शेयर करता है। फॉसिल फ्यूल रिड्यूस रोल को रिड्यूस करता है। फोकस होगा लो कार्बन एनर्जी सिस्टम पे, एनर्जी इफिशिएंसी से, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ पे। टेक्नोलॉजी का रोल क्या है? फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल्स तभी चल पाएंगे जब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज होंगे, एडवांस पोल्यूशन कंट्रोल होगा, क्लीन कंबस्टेशन होगा, टेक्नोलॉजी ब्लू हाइड्रोजन, नेचुरल गैस पर CCS और सिंथेटिक फ्यूल्स रहेंगे। एनवायरमेंटल एंड पॉलिसी प्रेशर, फ्यूचर में स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज रहेंगे, कार्बन टैक्स रहेंगे, नेट जीरो टारगेट से फॉसिल फ्यूल्स और कॉस्टली हो जाएंगे और क्लीन एनर्जी को बूस्टअप मिलेगा। तो हमारा ओवरऑल फॉसिल फ्यूल था। अब हम देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल।